स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया में। अभी तक हम लोगों ने 246 नंबर प्रश्न सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 247 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे, लेकिन 246 प्रश्न का जो है सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, तो पहले इसको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिये सिंहल बुद्धि पद्मनी चीन्हा। पंक्तियाँ पूछा था किसकी है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की है। अगर पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो क्रम बाई क्रम देख लीजिए। आदिकाल हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास सब पढ़ाए हैं। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। इसीलिए इनका नाम जायसी भी पड़ रहा है, क्योंकि माना जाता है कि ये जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। कितने खंड है? 57। और इनका प्रिय अलंकार जो था वो उत्प्रेक्षा था। जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। पद्मावत की भाषा अवधि और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। बीजक कबीरदास की वाणियों का संग्रह है, ये तो आप लोगों को बता ही चुके हैं। कवि और बिहारी की प्रसिद्ध पुस्तक बिहारी सतसई है। बिहारी खाली एक ही पुस्तक लिखे थे, बिहारी सतसई। सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मल्लिक विधु द्वारा रचित एक महाकाव्य है। कौन सा? सीतायन। भाषा क्या है? मैथिली। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 247। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की है? बाबर की। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं पद्मावत है, इसमें पड़े गाथा है, अखरावट है। ये सब पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। फिर आखिरी कलाम है, इसमें प्रलय से संबद्ध कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा है, जिसमें लघु प्रेमाख्यानक है। और कहरनामा है, जिसमें आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। नाम भी है कहरनामा, तो यह कहरवा शैली में है, इसलिए इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है 248 नंबर। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? तो सूफी कवि किससे संबंधित है? प्रेमाश्रयी शाखा से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्त काल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांटा था। आप लोगों को याद है कि इन्होंने 4 भागों में बांटा था। निर्गुण धारा में 2 भाग थे, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। दूसरा था सगुण धारा, जिसमें राम भक्त शाखा थी और कृष्ण भक्त शाखा थी। सूफी कवि काव्य निर्गुण धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 249 है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सगुण का कौन सा नहीं है? तो कुतुबुन नहीं है, ये सूफी के हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुतुबुन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इसको याद रखना है। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबुन ने अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में की। सूरदास, रसखान तथा नंददास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। कौन कौन? सूरदास, रसखान तथा नंददास। इसमें से सूरदास और नंददास ये दोनों लोग अष्टछाप के भी कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा में जो अष्टछाप 8 कवियों का वो बना था, उसमें सूरदास, नंददास ये सब शामिल है। अभी आगे हम लोग पढ़ाएंगे, उसको देखना। अगला प्रश्न है 250 नंबर। हम लोग अभी तक भक्ति काल के 250 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है? तो पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है? यह है सिंघल द्वीप की। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। जायसी कृत पद्मावत में पद्मावती सिंघल देश की राजकुमारी है। पद्मावत के पात्रों और स्थानों की
प्रतीकार्थ भी हैं। जैसे रतनसेन किसका प्रतीक है? तो रतनसेन आत्मा का प्रतीक है। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है तथा पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है या परमात्मा का। ये प्रतीक भी पूछता है पेपर में, अभी देखिएगा आगे प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर अगला 251 नंबर, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा था। किसने देखा था? तो जायसी ने देखा था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जायसी ने देखा था। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा था। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जायसी भक्त काल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि हैं। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहले भक्त काल को क्लियर कर लीजिएगा। जो मैप द्वारा मैंने बताया कि भक्त काल 2 भागों में बांटा गया, सगुण निर्गुण, फिर उनके 2 भागों में। जब ये क्लियर हो जाएगा फिर संत काव्य में कितने कवि हैं उसको याद रखिएगा, फिर उसके बाद सूफी काव्य को याद रखिएगा। हम 1 बाय 1 करके वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। और कोशिश करिएगा कि नोट्स भी बना लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते चलिए, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। टीजीटी पीजीटी आगे सारे पेपर लगे हुए हैं, EMRS का भी पेपर में, मेंस में भी है क्वेश्चन 1 लाइनर, तो उसमें बहुत ये सब आएगा, फ़ायदा करेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 252, तन चितौर उर मन राजा कीन्हा, ये सिंघल बुध पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये पंक्ति अभी आगे देखिए तो पूछा था किसकी पंक्ति है, तो पद्मावत की है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इसकी विशेषता परिलक्षित होती है। क्या इसकी विशेषता परिलक्षित होती है? आइए देखते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पंक्ति में जो विशेषता दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत, मतलब लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक की प्राप्ति कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसका संकेत दे रहा है। पद्मावत की उक्त पंक्तियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत परिलक्षित है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल कितने खंड हैं? 57। इसको बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि इसमें 57 खंड हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं, जैसे पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा आदि। अगला प्रश्न है 253 नंबर, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, हाईलाइट की हूँ, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदायन। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है तो वह चंदायन मानी जाती है। देखिए आगे, चंदायन अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 ईस्वी को अवधि की प्रथम काव्य कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेमार्गीय शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। डॉक्टर माता प्रताप गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक पात्र का नाम है। उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मतलब 3 पात्र हैं, लोरिक है पात्र, और उसमें मैना उसकी पत्नी है और उसकी प्रेमिका है चंदा। इन तीनों की प्रेम कहानी है। मिर्गावती 1503 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित कुतुबुन की कृति है। मधुमालती 1545 ईस्वी, रचनाकार मंझन है, यह अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में रचित है। चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान की रचना है ये चित्रावली, ये भी सूफी प्रेम आख्यानक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 254, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। आप लोगों को आदिकाल जब मैं पढ़ा रही थी तो बताई थी कि आदिकाल में सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किया गया था। उसमें कौन सा ग्रंथ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ग्रंथ था जिसमें 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसमें इस प्रश्न में जो पूछ रहा 12 मासा किस मास से, तो नागमती में आषाढ़ मास से, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागमती का जो वियोग खंड है उसमें जो 12 मासा का वर्णन किया गया है वो आषाढ़ मास से। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी कृत महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रतन सेन के वियोग में संतृप्त नारायणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में
साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिनुद्दीन के शिष्य थे और शहरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अगला प्रश्न नंबर 255 है। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। मतलब बिरह पवन होई मारे झोला, इसका अर्थ क्या है? तो वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, बिरह पवन होई मारे झोला, इसका अर्थ है। देख लीजिए, पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय है कि वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। ये पंक्तियां हैं पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्घृत है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और राजा रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आज पात्र भी याद रखिएगा क्योंकि पात्रों का नाम भी पूछता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। यानी जो पूर्वार्ध है इसका ये कल्पित मानते हैं और उत्तरार्ध ऐतिहासिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भाव की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। ठीक, अगला देखिए प्रश्न नंबर 256। जय पंखी के नियर होई कहे, बिरह कह बात, सोई पंखी जाय जरि, तरवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, मतलब इन पंक्तियों का आशय क्या माना है, अर्थ क्या माना है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन सही माना है इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बी ऑप्शन में क्या है, ये इन्होंने माना है कि ऊहात्मक पद्धति है, मतलब जैसे बोलते हैं ऊहापोह की स्थिति, तो इन्होंने माना है कि इसमें ऊहात्मक पद्धति। जे पंखी के नियर होई कहे बिरह कह बात, सोई पंखी जाय जय, तरवर होई निपात। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। पद्मावत में जायसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की है। ठीक, जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना ही समान रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। उपयुक्त पंक्तियों में यही वर्णित है। अगला देखिए, नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती हैं, जो इसका अर्थ है पंक्ति का, वो देखिए, एक पक्षी है जिसे अपने विरह का संदेश सुनाती हैं और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती हैं, वह जल जाता है। पक्षी मतलब इनका विरह इतना ज़्यादा तेज है विरह में कि वह पक्षी जिसको सुनाती है संदेश वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है, मतलब जिस पे पक्षी बैठा है वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। इतना इनका विरह अग्नि तेज था। किसका? पद्मावती का। विरह वर्णन में यहाँ पर वस्तु व्यंजना भी प्रधान हो उठता है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित है: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। इसको याद रखना है। आखिरी कलाम में बाबर के समय लिखी गई है, इसमें बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम नाम भी है आखिरी कलाम, तो इसमें बाबर की प्रशंसा है। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की गई है, तो बाबर की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 257। पीयूष सो कह्यो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जरि मुई, तेह का धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आवेग की दशा में यही उचित है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आवेग की दशा में यही उचित है। अब यही मैंने डिटेल हम पढ़ चुके हैं कई बार, वही बार बार दे रहा है, तो आप लोग देख लीजिए धीरे धीरे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम हाईलाइट किए हैं, एक बार पढ़ देते हैं। जायसी की पद्मावत में कुल 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है, पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ देखिए लिख दिए हैं। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, इसको भी ध्यान रखना है।
तीसरा है पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। चौथा, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृत कहा है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 258 है, मन अति भयो हुलास बिगस जन कोक किरण रवि अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? तो यह पद्मावती के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावती के उल्लास का प्रयोग किया गया इसमें। देखिए, काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों से उद्घृत है। ये पृथ्वीराज रासों से पंक्तियाँ ली गई हैं पद्मावत में। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में किसमें, पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको याद रखना है, क्योंकि सर्ग और छंद लगभग एक का अंतर है, इसलिए कौन सर्ग है कितना छंद है इसको याद रखना। यानी 69 सर्ग है, 68 छंद है। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का 20वां समय या सर्ग है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुखसुखी संवाद के रूप में माना है। इसको भी याद रखना कि पृथ्वीराज रासों को सुखसुखी संवाद किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न नंबर 259, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अभी आप लोगों ने देखा, अवधी भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ देख लीजिए एक बार, हम ये इसको ध्यान से पढ़ लीजिए या नोट भी कर सकते हैं आप लोग। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद, भाषा अवधी, छंद है चौपाई दोहा। दूसरा है रूप मंजरी 1568 ईस्वी में लिखा गया, या नंददास की रचना है, भाषा है ब्रज भाषा, छंद है चौपाई दोहा। तीसरा अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में लिखा गया, नूर मोहम्मद की रचना है, भाषा इसकी अवधी है, छंद है 12वीं चौपाई। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन ने लिखा है, भाषा है अवधी, दोहा चौपाई से छंद है। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में नारायण दास का है, भाषा है राजस्थानी ब्रज और छंद है दोहा चौपाई में। इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर 260, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवयानी है। देवयानी इसकी नायिका है ज्ञानदीप की। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, नीचे डिटेल में पढ़ रहे हैं। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप 1618 ईस्वी के रचनाकार हैं शेख नबी। इस प्रेमाख्यानक में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा प्रारंभ परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। यानी इन्होंने माना है कि शेख नबी से प्रेम गाथा जो है समाप्त हो गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 261 है, निम्नलिखित में से जायसी की पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? तो प्रयुक्त छंद क्या है? अवधी भाषा है, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। इसका छंद है दोहा चौपाई शैली, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें दोहा चौपाई शैली में पद्मावत लिखा गया है। 261 नंबर प्रश्न, जायसी की पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है पद्मावत, जो कड़वक शैली में रचित है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग करना कड़वक शैली कहलाती है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा, और जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे, लेकिन इन्होंने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है, इसलिए इसको याद रखना है। प्रश्न नंबर 262, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो ये असंगत है, हम इसमें ये सही हो जाएगा, ये संगत नहीं है। बाकी ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, सही है। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणी मानवीय और मानवेतर के हैं, सही है। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है, ये भी सही है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है, यानी तत्सम भाषा का प्रयोग किया है। ये गलत है, क्योंकि तत्सम में नहीं लिखा है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको याद करना है। कौन कौन विशेषता है? ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं।
इनके पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर दोनों हैं। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र हैं। तो मानवेतर में पशु पक्षी, दानव देवता, परियां शामिल हैं। सभी कथाओं में नायक पराक्रमी, इसमें क्या है, सभी कथाओं में नायक जो है वो पराक्रमी है, प्रेमी, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी, सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त है। चौथा है प्रकृति का दोनों रूप आलम्बनगत तथा उद्दीपनगत में वर्णन हुआ है। पांचवा है अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग, किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव है। यानी अवधी भाषा का अधिकतम प्रयोग किया गया है, लेकिन उस्मान की जो भाषा है उस्मान का, उसमें भोजपुरी का प्रभाव, और नूर मोहम्मद के कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। छंदों के दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। यानी इसमें दोहा चौपाई जो छंद है उसकी प्रधानता सूफी काव्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 263, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है अभी देखते हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं, सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक पर आधारित है, गलत है। आधा ऐतिहासिक है, आधा काल्पनिक है, इसलिए ये गलत है। यानी प्रश्न के हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंझन कीर्त मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? क्योंकि मधुमालती इसने कहा कि पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, तो ये हमारा गलत है, सही नहीं है। और क्या सही है? इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, सही है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, सही है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। यानी हमारा ये ऑप्शन गलत है, जो प्रश्न के हिसाब से सही है। प्रश्न नंबर 265, अंगद पैज की रचना किसने की है? तो अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है। इनकी अन्य रचना है भरत मिलाप, यानी इनकी एक रचना है भरत मिलाप और एक है अंगद पैज या राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यानक काव्य सतवती कथा भी लिखा है, यानी ये प्रेमाख्यानक काव्य भी लिखे हुए हैं ईश्वरदास। मृगावती की रचनाकार कौन है? तो मृगावती की रचनाकार है मंझन, कुतुबुन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृगावती के रचनाकार कुतुबुन है। मृगावती के रचनाकार कुतुबुन है। मंझन ने मधुमालती की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। उपयुक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। आलम रीत काल के रीत मुक्त रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आलमकील, माधवानर, कामकंदला है। प्रश्न नंबर 267, सन 927 कथा आरंभ बैन कब कहा? में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो क्या होगा? 1520 ईस्वी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1520 ईस्वी। प्रश्न नंबर 268 है, पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। 268 नंबर का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 269, रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, तो सी ऑप्शन सही होगा। कुतुबुन पहले नंबर पर है, उसके बाद है उस्मान, फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद, ये सही अनुक्रम है कवियों का। मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। इन्होंने चंदायन नामक कृति हिंदी की लिखी है। मुल्ला दाऊद कृति हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक है और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। 1379 ईस्वी में रचित दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। प्रश्न नंबर 271, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले मृगावती है रचना काल के हिसाब से, फिर ज्ञानदीप है, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग वासुरी है, ये सही क्रम है। एक बार देख लीजिए, मृगावती 1503 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी और अनुराग वासुरी 1764 ईस्वी। मृगावती की रचनाकार कुतुबुन है, ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी है, इंद्रावती के नूर मोहम्मद है और अनुराग वासुरी के भी नूर मोहम्मद है, यानी इंद्रावती और अनुराग वासुरी दोनों की रचनाकार नूर मोहम्मद है। प्रश्न नंबर 272, सूफी साधना के 4 प्रभावों में कौन सा नहीं है? तो सूफी साधना में 4 में से है शरीयत है, तरीकत है,
मारफियत है और एक हकीकत है, मलकत नहीं है। सी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी प्रश्न के हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सूफी साधना के जो 4 पड़ाव उसको देख लीजिए कौन सा है। शरीयत है पहला, इसमें क्या है, धर्म ग्रंथों का विधि और निषेध है। तरीकत है, हृदय की शुद्धता है। हकीकत है, यानी भक्ति उपासना से सत्य का बोध होता है, हकीकत है। और मार्फत है, जो सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन यानी लास्ट अवस्था यही है। प्रश्न नंबर 273, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचनाकार का नाम क्या है? तो नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी है। देखिए इसमें इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों ऑप्शन में शायद दिया हुआ है, इसलिए दोनों के रचनाकार नूर मोहम्मद है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। देखिए आप पूछा है कि प्रश्न नंबर 274 में राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। राघव चेतन दी गई रचनाओं में जायसी की अमर कीर्ति पद्मावत का पात्र है। पद्मावती में नागवंती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा गया है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ पात्र हैं रतन सेन, पद्मावती, सुआ या हीरा मंतोता, जिसे गुरु मानते हैं, मतलब गुरु का प्रतीक है, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाओं के रचनाकार मधुमालती के रचनाकार मंझन, मिर्गावती के कुतुबुन और चंदायन के मुल्ला दाऊद हैं। प्रश्न नंबर 275, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? तो पद्मावत सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, मिर्गावती कुतुबुन का है, मधुमालती मंझन का है और माधवानल काम कंदला आलम की रचना है। प्रश्न नंबर 276, जायसी की पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही कथन गलत है। तुलसी के मास के अनुकरण पर जायसी ने भी दोहा चौपाई शैली को अपनाया था, गलत है, क्योंकि तुलसी पहले नहीं आए थे, तुलसी सूफी के बाद के कवि हैं। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है, सही है। इसमें भाषा ठेठ अवधि है, सही है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। एक बार इसको देख लीजिए, मिलान करना है। तो उस्मान की क्या है, चित्रावली यानी चौथा ऑप्शन, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी यानी पहला ऑप्शन, कुतुबुन की मिर्गावती हो गया और कासिम शाह का हंस जवाहिर हो गया। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये का चौथा, बी का पहला, कुतुबुन सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलान में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उस्मान की चित्रावली है, नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी है, कुतुबुन की मिर्गावती है, कासिम शाह का हंस जवाहिर है। प्रश्न नंबर 278, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे? तो हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाजी बाबा के शिष्य उस्मान थे। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, हाईलाइट किए हैं। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे, इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। मंझन ने मधुमालती लिखा तथा कुतुबुन ने मिर्गावती और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। प्रश्न नंबर 279, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला है, सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, सही है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सभी कवि राजाओं के दरबारी नहीं थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, हाँ, सूफी ग्रंथ मसनवी शैली में ही लिखा गया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, बिल्कुल सही। अनुराग बांसुरी की रचनाकार कौन है? तो आपको पता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नूर मोहम्मद है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। 280 नंबर प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5-5 अर्धालियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए, जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुत है हिंदी भाख्यो। ये अनुराग बांसुरी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 281, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसमें सी विकल्प असंगत है।
नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन ये असंगत है, बाकी सब सही है। पद्मावत में नक्सिक वर्णन है, लोक सामान्य भावभूमि है, प्रतीकात्मकता है, बारहमासा है, इतिहास और कल्पना का योग है, मार्मिकता है, विरह वर्णन है, मानवीय साहित्यता है, नारी विवस्था है, मसनबी शैली है, श्रृंगार रस है, प्रेम गाथा वर्णन परंपरा की प्रौढ़ता है। तो ये सब पद्मावत में पाया जाता है। खाली नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन नहीं है, जिसमें खंड है, सर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए वो दिया हुआ है प्रतीक, इसको लिखकर याद करना है। पद्मावत के प्रमुख पात्र हैं रत्नसेन। रत्नसेन प्रतीक है मन और आत्मा का। सिंघल जो दीप है ये हृदय का प्रतीक है। पद्मावती जो है ये सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ या हीरामन तोता है, इस गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है वो दुनिया का धंधा है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ये इसको याद रखना, प्रतीक को ये लिखकर याद कर लेना है। जैसे कि प्रमुख ग्रंथ है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 282। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किया है। किसके लिए किया है? तो विरह वर्णन के लिए। बारहमासा नागमती के विरह वर्णन के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 283। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका के अपेक्षा नायक की विरह को अधिक महत्व दिया गया है, ये सही है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, ये गलत है आपका। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, सही है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक और अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 284। इसमें देखना है कि कौन सा गलत है। मिर्गावती कुतुबुन का है, सही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का, सही है। पद्मावती मंझन का है, सही है। आखिरी कलाम ये भी जायसी का है, मुल्ला दाऊद का नहीं, ये भी जायसी का है। आखिरी कलाम हमारा जायसी की रचना है, जिसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम में मलिक मोहम्मद जायसी है, मिर्गावती कुतुबुन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, मधुमालती मंझन का है और चंदायन मुल्ला दाऊद का है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 285। चंदायन की रचना कब हुई थी? तो चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदायन मुल्ला दाऊद की सूफी प्रेम काव्य है, इसमें नायक लोर और लोदिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है चंदायन में। ये देखिए अगला प्रश्न है 286। मोहिका हसिस की कोहरारी, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य क्या है? मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जायसी कहते हैं कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार, मतलब वो बनाने वाले कुम्हार पर हंस रहे हो। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मोहिका हसिस की कोहरारी, इसका तात्पर्य क्या है? मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मतलब एक कहानी है कि क्यों ये कथन कैसे आया, कैसे बना। तो एक बार की बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, क्योंकि शेरशाह के समकालीन थे। और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। तो इस उक्ति के साथ प्रश्न किया कि इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जायसी रंग के काले, चेहरे पर चेचक के दाग, साथ ही साथ वह एक आँख के काने थे। प्रश्न नंबर 287। पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। ये अक्सर सूफियों की मसनवी शैली ही है, तो पद्मावत की भी यही है, फारसी की मसनवी शैली। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत फारसी की मसनवी शैली में है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती थी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।